गुड मॉर्निंग साथियों। मैं आज बात करने वाला हूँ उत्तरी भारत पर आक्रमण की। तो हम लोग बात करते हैं महमूद गजनवी की, जो एक बहुत ही क्रूर आक्रमण था। आक्रमणकारियों में इनका नाम बेशुमार है। हम एनसीईआरटी का विश्लेषण करते हैं। गजनी आधुनिक अफगानिस्तान में स्थित एक छोटा सा राज्य था। गजनी आधुनिक अफगानिस्तान में, जो आज का नाम अफगानिस्तान है, उसमें एक गजनी नामक का एक छोटा सा राज्य था। एक तुर्क सरदार ने 10वीं शताब्दी में इस राज्य की स्थापना की थी। मतलब 10वीं सेंचुरी 10th सेंचुरी में उन्होंने इस छोटे से राज्य का स्थापना की थी। एक तुर्क सरदार था। उनके उत्तराधिकारियों में महमूद भी था। ठीक है, उत्तराधिकारी वंशन में हेरिडेटरी कोई चलता है ना, जैसे इसका बेटा राजा का बेटा राजा बना, उसमें महमूद भी था। वह गजनी को एक बड़ा और शक्तिशाली साम्राज्य बनाना चाहता था। वो गजनी को एक बहुत बड़ा और शक्तिशाली बनाना चाहता था। इसके लिए उसने सोचा कि किसी भी राज्य को अगर आप बनाना चाहते हैं क्या शक्तिशाली, तो उसके लिए सबसे ज़रूरत है पैसों की। वो पैसा आएगा कहाँ? अफगानिस्तान बहुत छोटा सा राज्य था, उसके पास इतना पैसा था नहीं। तो उन्होंने उस समय भारत को सोने की चिड़िया समझा जाता था क्या, सब है ही, सोने की चिड़िया था ही। तो सन 1010 और 1025 के बीच महमूद ने उत्तर भारत को केवल उन नगरों पर आक्रमण किया जिनमें बहुत से संपन्न मंदिर थे। यहाँ के मंदिर ना, पहले के मंदिर ना इतना संपन्न हुआ करते थे, इनमें काफ़ी धन हुआ करते थे। ठीक है, तो इन नगरों में मथुरा, थानेश्वर, कन्नौज, वृंदावन और सोमनाथ थे। ये सब मंदिर में काफ़ी धन हुआ करती थी। ठीक है, इनमें गुजरात का सोमनाथ मंदिर अपने धन और वैभव के लिए काफ़ी प्रसिद्ध था। गुजरात का आप लोग सुनेंगे सोमनाथ मंदिर के बारे में, तो वो काफ़ी धन से वैभव था। सन 1030 ईस्वी में महमूद की मृत्यु हो जाने पर उत्तर भारत के लोगों को राहत मिली। यहाँ के जब उसकी मृत्यु होगी तो राहत मिली। क्यों है? क्योंकि उसके आक्रमणों के सामान्य जनजीवन प्रभावित होता था। वैसे वहाँ के लोकल लोग भी जब लूटने आता था तो ये टैक्स देते थे, तो उस पर काफ़ी टैक्स लगाया जाता था, जिससे सामान्य जनजीवन भी प्रभावित होता था। समकालीन इतिहासकारों ने महमूद के भारत आक्रमणों के उद्देश्य का विवरण देते हुए कहा है कि महमूद भारत में इस्लाम धर्म की प्रतिष्ठा को स्थापित करना चाहता था, जबकि कुछ इतिहासकारों का मानना है कि महमूद का उद्देश्य भारत में धन लूटना ही था, ताकि इस धन से मध्य एशिया में साम्राज्य विस्तार के लिए सैनिक साधन जुटा सके। उसका कुछ इतिहासकारों का मानना है कि वो भारत में आक्रमण करके इस्लाम धर्म को स्थापित करना चाहता था। ठीक है, और कुछ इतिहासकारों का मानना है कि हम वहाँ जाएंगे, आक्रमण करेंगे, वहाँ से पैसा लूटेंगे और पैसा लूटकर अपने तुर्क जो छोटा सा राज्य है उसको विशाल बनाएंगे, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा सैनिक रखेंगे। तो महमूद गजनी का हमें तो लगता है उसके आइडिया से कि वो धन को लूटना चाहता था और अपने तुर्क को काफ़ी बड़ा बनाना चाहता था और सैनिक से संपन्न बनाना चाहता था, इसलिए वो भारत को लूटा था। अब आक्रमणों का प्रभाव क्या होता है, देखिए। महमूद के आक्रमणों का प्रभाव भारत पर स्थायी नहीं प्रतीत होता। उसने भारत में कोई अस्थायी राज बनाने का प्रयास नहीं किया। उसने इतना बड़ा आक्रमण किया तो वो कभी सोचा नहीं कि हम यहाँ पर अपना राज बसा लें, चाहे भारत में आकर रहे, ऐसा कभी नहीं सोचा। हर विजयी अभियान के बाद धन लूटता और वह गजनी वापस लौटता रहा, आया और यहाँ धन लूटा और वापस चला गया। भारत पर उसने लगभग 17 बार आक्रमण किया। आप सोच सकते हैं 17 बार भारत पर आक्रमण किया। सोचिए भारत में कितना सारा पैसा था, कितना सारा धन था, जो 17 बार लूटने के बाद भी कई शासक आए, कई लोग लूटा, कई लोगों ने लूटा, अंग्रेजों ने तो लूट के मचा ही दिया। उसमें हम आगे देखेंगे अगले लेक्चर में। भारत पर उसने लगभग 17 बार आक्रमण की और प्रत्येक बार भारतीय राजाओं की सैनिक शक्तियों को आघात पहुंचाया। अब यहाँ लड़ेगा तो यहाँ के सैनिकों को भी तो आघात पहुंचाएगा और उन्हें पराजित किया। अब कोई राजा, यहाँ का राजा हार जाता था, क्योंकि यहाँ के राजा में यूनिटी नाम की चीज़ ही नहीं थी, इसी कारण हार जाता था। और हार जाता था तो बाहर से आए हुए राजा यहाँ पर लूट लेते थे, यहाँ के धन सब लूट लेते थे। इन आक्रमणों से बाहरी शक्तियों को भारत की राजनीतिक एवं सैनिक दुर्बलता का पता चला। इससे यहाँ क्या
ये पता चला कि बाहरी शक्तियों को भारत की राजनीतिक और सैनिक का दुर्बलता पता चला गया। लड़ा तो हार गया, तो दुर्बलता पता चला गया, क्या कमजोरियां हैं। आगे चलकर तुर्क और अफगानों ने कई बार भारत पर चढ़ाई की। बहुत बार तुर्क और अफगानों ने यहाँ अटैक करते रहता था, भारत पर चढ़ाई की तथा स्थायी साम्राज्य की स्थापना में सफल रहे। ठीक है, एक स्थायी साम्राज्य बनाने में सफल रहे। ये सफल कब हुआ, जब तो हम लोग पढ़ते हैं महमूद गजनवी के आक्रमण के बाद लगभग 150 वर्षों बाद तुर्कों का आक्रमण दूसरी जंग में देखा जाता है कि नॉर्थ इंडिया में क्या हुआ। दूसरी जंग में इन आक्रमणों का नेतृत्व गौड़ के शासक मोहम्मद गौरी ने किया। मोहम्मद गौरी का नाम ने सुना ही होगा। इसकी इच्छा केवल लूट माट करने की नहीं थी, बल्कि वह उत्तर भारत को जीतकर अपने राज में मिला लेना चाहता था। महमूद गौरी के अभियान बड़े व्यवस्थित होते थे। उसका ना अभियान ना बहुत ही व्यवस्थित होता था, मतलब बोले तो सब स्किल था, सारा ट्रेन स्किल था, स्किल सैनिक लोग थे, सबके पास दिमाग था। उसकी इच्छा केवल लूटपाट करने की नहीं थी, बल्कि वो उत्तर भारत को भी जीतकर अपने राज्य में मिला लेना चाहता था। मोहम्मद गौरी के अभियान बड़े व्यवस्थित होते थे। उसने यह महसूस किया कि मुल्तान और सिंध के केंद्र बनाकर भारत के भीतरी भाग को नहीं जीता जा सकता था। उसे पता था कैसे अटैक करना है भारत में, ठीक है ना। अतः उसने भारत विजय का केंद्र पंजाब को बनाया, पंजाब को उसने केंद्र बनाया, तब उसने भारत पर आक्रमण किया। पंजाब विजय के फलस्वरूप उसके राज्य की सीमा अजमेर और दिल्ली के राजा पृथ्वीराज चौहान की राज्य की सीमा को स्पष्ट करने लगी। 1191 में भटिंडा के निकट तराइन गांव के मैदान में हुए प्रथम युद्ध में गौरी पराजित हुआ। देखो क्या हुआ, 1191 में पहले आया मोहम्मद गौरी, तो यहाँ के राजपूत राजाओं ने एक साथ एकजुटता होकर उसका आक्रमण किया, जिसमें पहला अभियान में यहाँ के राजाओं ने विजय सफलता प्राप्त की। ठीक है, और जब महमूद गौरी को छोड़ दिया, सबसे बड़ी गलती, अगर इस्लाम धर्म की स्थापना भारत में हुई है ना, तो यही पहली गलती मानी जाती है। और फिर मोहम्मद गौरी को छोड़ दिया गया। मोहम्मद गौरी ने फिर से, ठीक है, उसने हार नहीं मानी, इस पराजय की परवाह किए बिना, ठीक है, 1192 में तराइन के द्वितीय युद्ध में उसने पृथ्वीराज को पराजित किया। फिर अब क्या हुआ, जब पहला बार में पृथ्वीराज चौहान जीत गया, तो उन्होंने जब दूसरा बार युद्ध हुआ, तो दूसरे राजाओं से सहायता की कोशिश ही नहीं किया। उसने सोचा कि अरे ये तो मैं ऐसा ही हरा दूंगा। यही सबसे बड़ी उनकी भूल रही। 1192 में तराइन के द्वितीय विश्व युद्ध में उसने पृथ्वीराज को पराजित किया। दूसरे युद्ध में मोहम्मद गौरी ने पराजित कर दिया, और ये उसने पता क्या किया, उसने पृथ्वीराज चौहान को मार डाला। और जबकि पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी को क्या किया था, उसने छोड़ दिया था। तो हमारे अर्थशास्त्र चाणक्य ने कहा था कि अगर वार में नो लव एंड फेयर, जैसा तो है नथिंग इज़ फेयर इन लव एंड वार, ठीक है, ये आज से नहीं 231 ईसा पूर्व ही कह दिया गया था, 261 ईसा पूर्व ही कह दिया था चाणक्य ने। अर्थशास्त्र की उनकी बुक है, काफ़ी अच्छी बुक है, लेकिन यहाँ के लोग काफ़ी, क्या कहा जाए उनमें, छोड़िए। गौरी के भारत पर आक्रमण के दूरगामी परिणाम हुआ। गौरी के भारत पर आक्रमण तो किया, वो उनका दूरगामी मतलब लंबा परिणाम हुआ। क्या परिणाम देखिए, इसके फलस्वरूप दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई, मतलब दिल्ली सल्तनत, ठीक है, उसकी स्थापना हुई। अपने गुलाम वंश के बारे में पढ़ा होगा, सलेब डायनेस्टी वहीं से स्टार्ट हुआ। मोहम्मद गौरी आया, उसने अपने सेवक को छोड़ा। 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने फिर आगे इसके चलता गया सलेब डायनेस्टी, ठीक है, इल्तुतमिश आया, उसी तरह से चलता गया। फिर रजिया बेगम इसी में आई, फिर बलबन आया। इस तरह आगे हम आगे के स्टोरी में पढ़ेंगे। थैंक यू, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।